वाला, वो CMC वाला, हाँ वो एक बार चेक करना है। आज मैं चेक कर लूंगा, आपको बता दूंगा। जिसमें आंसर 60 आता है। नहीं भाई नाम पहला मैं सॉल्व किया बोलो नहीं जो एंटी डम नहीं किया था हाँ भाई, तो हमने कल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट पूरी कर दी थी, ठीक है। ऑक्सीकरण कौन कौन से होते हैं और कौन सा ऑक्सीकरण किस में अपचयित होकर जाता है वो अपन ने देख लिया था, ठीक है। आज अपन को ना स्टार्ट करना है रिड्यूसिंग एजेंट, अपचयक। अपचयक की जो ना लिस्ट है ना, अपचयक की जो सारणी है वो छोटी सी है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। अपचयक, अपचयक में सबसे पहला अपचयक, नाम लिख लेना पहले, लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का करते हैं रिडक्शन, खुद का करते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। जो दूसरों को करते हैं रिड्यूस और खुद होते हैं ऑक्सीडाइज, उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। अब देखो लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन। सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो एक फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन तो एक फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। वो सबको रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। हाइड्रोजन सबको रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाता है, H+ में। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। आज अब ये ब्रेक में लगा देनी चाहिए थी, ब्रेक में क्यों नहीं लगाई, लगाओ जल्दी लगाओ, हमेशा ये ध्यान, कोई ब्रेक होते ही ये काम करना है अपन को। हेलो, आप देखो आप कैसी आवाज आ रही है, अब सही है आवाज? हेलो, ओके। हाँ, तो सबसे पहला ना अपचयक कौन है, H2। H2 जो है वो एक अपचयक है, वो सामने वाले को क्या करता है, अपचयन, और खुद का क्या करता है, ऑक्सीकरण। ये पहले लगा हुआ ही नहीं था, कनेक्ट ही नहीं था। चला गया सर, जनरल के चार्ज नहीं है।
ओके, क्लियर है आवाज? हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर? कुंजन? ओके, ठीक। चलिए, तो पहला अपचय कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, खूब पढ़ा आपने ऑर्गेनिक में, खूब। H2PD वाली रिएक्शन, H2 लेते हैं, अपचयन होता है एल्कीन का, एल्काइन का। बेंजीन में बर्च इंडक्शन, उससे भी तो हाइड्रोजन ही मिलती है, और क्या मिलता है? तो हाइड्रोजन क्या है? एक अपचय है। आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो कि हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपचय। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो गैस होती है वो एक अपचय गैस होती है, जो दूसरों का करती है अपचयन और खुद का करती है ऑक्सीकरण। ठीक है, फिर अगला अपचय क्या है? अगला अपचय Sn+2। Sn+2 जो होता है ना, वो अपचय होता है। ठीक है, ये सामने वाले को करता है अपचय और खुद होता है ऑक्सीकृत, और खुद ऑक्सीकृत होकर किसमें जाता है? Sn+4 में। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था Pb+4 के बारे में कि Pb+4 जो है वो +4 में अच्छा नहीं है। क्यों? अक्रिय युग्म प्रभाव, वो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण वो +4 में अच्छा नहीं है, वो किसमें जाना चाहता है? +2 में जाना चाहता है। तो वो क्या करेगा? सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद अपचय तो किसमें चला जाएगा? +2 में। तो सामने वाले को करेगा ऑक्सीकृत और खुद होगा अपचय। लेकिन टिन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि टिन जो है ना वो लेड के ऊपर आता है। टिन जो आता है वो लेड के ऊपर आता है। तो जो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट नीचे आते हैं ना, सबसे नीचे आते हैं ना, उन पे अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है। जो पी ब्लॉक में जो सबसे नीचे आते हैं, थैलियम, लेड, बिस्मथ, जो सबसे नीचे आते हैं उन पे अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है। लेकिन जो ऊपर आते हैं उन पे अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं लगता है। तो टिन पे अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं लगता। टिन तो कहता है नहीं, मैं तो अपनी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता हूँ, हमारी खानदान की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, मैं तो उसमें जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारी खानदान की क्या है? +4 है। इसलिए अगर मैं कभी भी +2 में होगा ना, तो मैं क्या करूंगा? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दूंगा और किसमें चला जाऊंगा? +4। अगर आपने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, और वो इलेक्ट्रॉन फिर सामने वाला लेगा तो उसका क्या हो जाएगा? अपचय। तो Tin+2 क्या होता है? एक अपचयक होता है। ये सामने वाले को करता है अपचय और खुद होता है ऑक्सीकरण। ओके, कभी कभी आपको Tin+2 ना मिले, आपको SnCl2 मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? SnCl2। तो SnCl2 देखते के लिए होना चाहिए कि SnCl2 क्या करेगा? सामने वाले को कर देगा अपचय एंड खुद हो जाएगा ऑक्सीकरण, और बन क्या जाएगा? SnCl2। ओके, देखो फटाफट। ओके, डन। नेक्स्ट अपचयक है ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट अपचयक है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, या इसका एनाइन ऑक्जेलेट C2O4-2। ठीक है, आप इसकी बात करो या इसकी बात करो, बात एक ही है। जो काम की चीज है वो C2O4 है। C2O4 होता है ना, वो क्या होता है? एक अपचयक होता है। ठीक है, सामने वाला क्या करता है? अपचयन, और खुद क्या करता है? ऑक्सीकरण। और जब ये सामने वाले क्या करेगा? अपचयन, तो खुद का करेगा ऑक्सीकरण, और खुद ऑक्सीकरण होकर किसमें जाएगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। अगर आप यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो वो +3 आएगी। तो कार्बन +3 अगर ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें जाएगा? ऑक्सीकरण होकर किसमें जाएगा? +4 में जाएगा। क्योंकि जब आप सामने वाला क्या करोगे? अपचयन, तो खुद होंगे ऑक्सीकरण, तो खुद ऑक्सीकरण होके +3 से ऊपर ही जाओगे, और +3 से ऊपर आप किस में रहते हो? +4 में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? Cu।
ओके, तो ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन होता है C2O और -2, ये एक अपचय है कि ये सामने वाले का करेगा अपचय और खुद का करेगा ऑक्सीकरण, और खुद ऑक्सीकरण होकर किसमें चला जाएगा +3 से +4, और कार्बन +4 में किसमें रहता है CO2 में, तो यहाँ पे CO2 बन जाएगा। समझे? लिखो। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा अपचय SO2। SO2 एक अपचय है क्या? SO2 एक अपचय गैस है, एक रिड्यूसिंग गैस है। ये सामने वाले को करती है रिड्यूस और खुद होती है ऑक्सीडाइज। और SO2 जब भी ऑक्सीडाइज होगी ना तो हमेशा ऑक्सीडाइज होकर क्या देती है SO2। ध्यान रखना, सल्फर +4 के जो कंपाउंड होते हैं जैसे SO2 हो गया या SO3 2- हो गया या H2SO3 हो गया, ये तीनों बातें एक ही है। ये तीनों बातें एक ही है। यहाँ पे भी सल्फर +4 में, यहाँ पे भी सल्फर +4 में, यहाँ पे भी सल्फर +4 में, ये तीनों चीजें एक ही है। तो नेक्स्ट हमारा अपचय क्या है SO2। SO2 जो है वो एक अपचय गैस है, ठीक है। तो ये चीजों को अपचयित करती है और खुद होती है ऑक्सीकरण। और जब भी SO2 ऑक्सीकरण होती है ना, SO2 जब भी ऑक्सीडाइज होती है ना तो किसमें जाती है SO3 में। सल्फर किसमें जाता है +6। अब सुनना, आपको जरूरी नहीं कि हमेशा SO2 मिले, आपको SO3 2- भी मिल सकता है, SO3 2- भी मिल सकता है। और ये कहो या ये कहो बात एक ही है। यहाँ पे भी देखो सल्फर +4 में है, ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर +4 में, तो ये भी अपचय है। ये सामने वाले को करेगा अपचयित एंड खुद को ऑक्सीकृत। और जब भी सल्फर +4 ऑक्सीकृत होता है तो सल्फर +4 ऑक्सीकृत होकर किसमें जाता है सल्फर +6 में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सल्फेट बन जाएगा SO4 2-। ठीक है, ओके। अगर जैसे आपको H2SO3 दे दिया तो H2SO3 भी अपचय है, क्योंकि यहाँ पे भी सल्फर किसमें है +4 में, तो ये सामने वाला को क्या करेगा अपचयित, खुद क्या होगा ऑक्सीकृत, और ऑक्सीकृत होकर किसमें जाएगा +6 में जाएगा, तो +6 में यहाँ पे क्या बन जाएगा H2SO4। आई बात समझ में? तो ये तीनों चीजें एक ही बात है, कहीं पे ये दिखाओ ये दिखाओ ये दिखाओ, एक ही चीज है। ओके, समझना। सल्फर +4 का ऑक्साइड, सल्फर +4 का ऑक्साइड जब हवा में रहता है ना तो वो किस फॉर्म में रहता है SO2 में रहता है। लेकिन जैसे वो पानी में आएगा ना तो पानी के साथ वो रिएक्शन करके क्या बना देगा H2SO3, और H2SO3 अगर अपने H+ लॉस करते हैं तो उसका क्या बन जाएगा anion बन जाएगा SO3 2-। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। ये एक ही चीज के अलग अलग रूप है। हवा में ऐसे रहता है, पानी में ऐसे रहता है, अगर आयनित हो जाए तो ये बन जाएगा। समझे? ओके, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2 इज अ रिड्यूसिंग गैस। कैसी गैस है रिड्यूसिंग। सामने वाले का क्या करेगी अपचयन, रिडक्शन, खुद का क्या करेगी ऑक्सीकरण। और जब भी SO2 ऑक्सीडाइज होगी तो क्या बनेगा SO2 जब भी ऑक्सीडाइज होगी तो SO3 बनेगा। सल्फर +4 जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें जाएगा +6 में जाएगा। ओके, +6 में जाएगा। SO2 है तो SO3, SO3 2- है SO4 2-, H2SO3 है तो H2SO4। समझ गए? लिखो फटाफट।
नेक्स्ट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है H2O3 -2, H2O3 -2 थायोसल्फेट। इसका नाम होता है थायोसल्फेट, H2O3 -2 नाम ध्यान रखना इसका। H2O3 -2 का नाम होता है थायोसल्फेट। थायोसल्फेट जो है ना वो एक अपचायक है। सामने वाला क्या करेगा? अपचय। खुद का करेगा ऑक्सीकरण। और जब ये खुद का ऑक्सीकरण करता है ना, ऑक्सीकृत होता है, तो ये ऑक्सीकृत होके जाता है S4O6 -2। जब ये सामने वाले को अपचयित करता है तो जब खुद ऑक्सीकृत होता है तो ये ऑक्सीकृत होके जाता है S4O6 -2 में। अब देखो यहाँ पे पहले सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है बताओ तो? +2। और ऑक्सीकरण करने के बाद ये किसमें जा रहा है? +2। पाँच 5/2 2.5। तो देखो +2 से गया 2.5, तो ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ऑक्सीकरण। तो H2O3 -2 एक अपचायक है। H2O3 -2 एक अपचायक है। सामने वाला क्या करता है? अपचयन। खुद का करता है ऑक्सीकरण। और जब ये खुद ऑक्सीकृत होता है तो किसमें जाता है? S4O6 -2। अब सुनना, कभी कभी H2O3 -2 जो होता है ना वो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है। कभी कभी किसी रिडॉक्स रिएक्शन में किसी रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स अभिक्रिया में H2O3 -2 जो होता है वो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है। कि यहाँ पे जो सल्फर है वो पूरा का पूरा ऑक्सीकृत हो जाता है। और सल्फर पूरा का पूरा ऑक्सीकृत होकर किसमें जा सकता है? +6 में जा सकता है। कि सल्फर ज्यादा से ज्यादा कितना ऑक्सीडाइज हो सकता है? तो सल्फर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है +6 में। तो कभी कभी किसी रिडॉक्स अभिक्रिया में तो क्या होता है? ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है और पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाता है? सल्फेट में चला जाता है। सल्फर +6 में चला जाता है। ओके, तो कभी कभी तो ये S4O6 -2 में जाता है, तो कभी कभी ये किसमें जाता है? पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसमें चला जाता है? सल्फेट में चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये S4O6 -2 में जाएगा और कब ये सल्फेट में जाएगा? तो वो डिपेंड करता है कि इसके सामने जो ऑक्सीकारक है, इसको ऑक्सीकृत करने के लिए जो आपने ऑक्सीकारक लिए हैं वो कैसे? अगर वो दुर्बल ऑक्सीकारक होंगे ना, अगर वो दुर्बल ऑक्सीकारक होंगे तो उस केस में ये H2O3 -2 जो होगा वो पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, पूरा ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा। और ये कितना ऑक्सीकृत हो जाएगा? S4O6 -2। यहां तक ऑक्सीकृत होकर रुक जाएगा। दुर्बल ऑक्सीकारक में अगर अपन बात करें अपने कोर्स में जो फेमस है, एक तो I2 है और एक Fe+3 है। तो अगर आपने इसमें दुर्बल ऑक्सीकारक मिलाया है, जैसे I2 मिलाया है या Fe+3 मिलाया है, तो I2 के केस में क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज होकर चला जाएगा किसमें? S4O6 -2 में। अगर आपने इसमें Fe+3 मिलाया है तो उसमें ये पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि Fe+3 एक ऑक्सीकारक है लेकिन ये तो दुर्बल है, तो ये पूरा ऑक्सीडाइज नहीं होगा और कहां तक चला जाएगा? S4O6 -2 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये IIT में आ चुका है, ये IIT में बात आ चुकी है। ये देखते के लिए होना चाहिए कि H2O3 -2 में, H2O3 -2 में अगर आप I2 मिलाते हो ना, तो I2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो इसको क्या कर देगी? ऑक्सीडाइज कर देगी। और I2 के केस में ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाता है?
S4O6 माइनस 2 में, और I2 अब चाहिए तो चला जाता है किसमें, I माइनस में। अगर आपने S2O3 माइनस 2 में Fe+3 मिला दिया तो Fe+3 के केस में भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन Fe+3 एक दुर्बल ऑक्सीकारक है तो ये पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ये केवल S4O6 माइनस 2 में चला जाएगा और Fe+3 एक्सचेंज होकर चला जाएगा Fe+2। ओके, ये दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते क्लिक होना चाहिए। अगर आपने H2O3 माइनस 2 में प्रबल ऑक्सीकारक मिला दिया, अगर आपने यहाँ पे प्रबल ऑक्सीकारक मिला दिए, प्रबल ऑक्सीकारक में जैसे आपने यहाँ पे Cl2 मिला दी, जैसे आपने यहाँ पे Br2 मिला दी, जैसे आपने यहाँ पे KMnO4 मिला दिया, जैसे आपने यहाँ पे ओजोन मिला दी, या जैसे आपने यहाँ पे COMH3 मिला दिया, तो उस केस में ये बचने वाला नहीं है। उस केस में इसको पूरा लूटा जाएगा, पूरा लूटा जाएगा कि Cl2, Br2, KMnO4, ओजोन, COMH3 भयंकर लूटेड है, इसको पूरा लूट लेंगे और पूरा लूट के इसको कहां तक पहुंचा देंगे, +6 तक कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब कि पूरी तिजोरी लूट लेंगे और इसको +6 तक पहुंचा देंगे, इसको पूरा ऑक्सीडाइज कर देंगे। ओके, तो अगर दुर्बल ऑक्सीकारक होंगे तो S4O6 - 2 और प्रबल होंगे तो सल्फेट। और ये इंपॉर्टेंट बात है, Cl2 देखते क्लिक होना चाहिए, ये किसमें चला जाएगा, सल्फेट। Br2 देखते क्लिक होना चाहिए, सल्फेट। KMnO4 देखते क्लिक होना चाहिए, सल्फेट। ओके, लिख लो। अच्छा, ये नाम रख कर दिया मैंने, वापस लिख देता हूं। H2O3 - 2 का नाम है थायोसल्फेट। Okay, done? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। H2O3 - 2 थायोसल्फेट, ठीक है। I2 ले लिया तो S4O6 - 2, लेकिन Cl2 और Br2 ले लिए तो पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें चला जाएगा, सल्फेट में चला जाएगा। ये बात आपकी एनसीईआरटी में छिपी हुई है, एनसीईआरटी में रिडॉक्स चैप्टर में छिपी हुई है, और आईआईटी और हमने पूछ ली थी 2014 में। 2014 में ये बात आ चुकी है, 2017 में ये बात आ चुकी है,
उसके बाद नहीं है ये, लेकिन वापस आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ये जो अपन ने अभी H2O3 - 2 + I2 रिलेशन देखिए ना, कि जिसमें क्या बनता है S4O6 - 2, ये बात आईआईटी में 10 बार आ चुकी है, ये एक बार 10 बार, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखते क्लिक होना चाहिए। चलो अगला ऑक्सीकरण, अगला ऑक्सीकरण है हमारा सल्फाइड, सल्फाइड S-2, या हम H2S भी लिख सकते हैं, सल्फाइड। सल्फाइड जो होता है ना, वो क्या होता है, एक ऑक्सीकरण होता है, सामने वाले को करता है ऑक्सीडाइज, खुद होता है रिड्यूस, और ज्यादातर केसेस में ये सॉरी ऑक्सीकरण सल्फाइड अपचयक, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एक अपचायक है, सामने वाले क्या करेगा अपचयन, और खुद का करेगा ऑक्सीकरण। और जब ये खुद ऑक्सीकृत होगा तो ज्यादातर केसेस में ये ऑक्सीकृत होकर जाता है एस में, ठीक है। किस में जाता है, एस में, सल्फर में जाता है। और यहाँ पे सल्फर बनता है ना, वो कोलोइडल सल्फर बनता है, कोलोइडल सल्फर बनता है, ठीक है। तो सल्फाइड की बात की जाए तो सल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। और जनरली ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाता है, कोलोइडल सल्फर में जाता है। तो यहाँ पे कोलोइडल सल्फर बनता है। अगर कोलोइडल सल्फर कब बनेगा तो इसकी सफेद टर्बिडिटी होगी, सफेद टर्बिडिटी होगी। अगर ये ज्यादा बनेगा तो इसकी येलो पीपीटी होगी, ठीक है। तो सल्फाइड जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एक अपचायक होता है, सामने वाला को करता है अपचयन और खुद होता है ऑक्सीकृत। और ज्यादातर केसेस में अपचयन होकर ज्यादातर केसेस में ये ऑक्सीकृत होकर किसमें जाता है, कोलोइडल सल्फर में जाता है, एस बनाता है। और अगर ये सल्फर कम बनेगा तो सफेद इसकी टर्बिडिटी होगी, ज्यादा बनेगा तो इसकी येलो पीपीटी होगी, ओके। अब टर्बिडिटी क्या चीज है, तो आपने छाछ पी है, पिए छाछ, ठीक है। अभी गर्मियां भी आ गई हैं तो छाछ तो अपन खूब पिएंगे, ठीक है। तो छाछ आपने खूब पी होगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि छाछ मतलब कि कभी कभी अपन फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। ज्यादा खाना खा लिया, छाछ पी नहीं जा रही है, थोड़ी सी छाछ पीते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते, रखते हैं। जब आप छाछ फ्रिज में रख देते हो, फिर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद वापस निकालते हो, तो छाछ कैसी दिखाई देती है, हाँ, ऊपर पानी पानी दिखाई देता है। क्या वो पानी पूरा साफ दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, दूधिया दिखाई देता है। उसमें छाछ के पार्टिकल घूमते रहते हैं, दही के पार्टिकल घूमते रहते हैं, ठीक है। उस विलियन को कहते हैं टर्बिडिटी। ऐसे विलियन को कहा जाता है टर्बिडिटी, टर्बिड विलियन कहा जाता है, ठीक है। अगर पार्टिकल ठोस अवस्था में ही है, ठीक है, वो पूरे सेटल डाउन नहीं हुए, वो पूरे नीचे नहीं बैठे। अगर पूरे नीचे बैठ जाए तो पीपीटी, अगर पूरे नीचे बैठ जाए तो पीपीटी, लेकिन पूरे नीचे नहीं बैठे, विलियन में घूम रहे, विलियन में घूम रहे, ठीक है। तो वो क्या होता है, टर्बिडिटी। समझ में आया। तो अगर ये कम बनता है तो सफेद टर्बिडिटी, ज्यादा बनेगा तो पीली पीपीटी, ओके। लिखो
आ गया समझ में? अब इसमें एक बात सुनो, सल्फाइड जनरली है ना ऑक्सीडाइज होकर कोलोइडल सल्फर में जाता है, लेकिन अगर इसके सामने प्रबल ऑक्सीकारक आ जाए, अच्छे ऑक्सीकारक आ जाए, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, तो उस केस में ये सल्फाइड पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है किसमें? सल्फेट में चला जाता है। सल्फर ज्यादा से ज्यादा कितना ऑक्सीडाइज हो सकता है? सल्फर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडाइज +6 तक हो सकता है। तो अगर आपने इसके सामने प्रबल ऑक्सीकरण ले लिए, तो प्रबल अगर आपने इसके सामने ऑक्सीकरण ले लिए, ठीक है, तो ये उस केस में पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है। और उसमें अपन को दो ही एग्जांपल ध्यान रखने हैं प्रबल ऑक्सीकरण में। एक ओजोन, अगर अपन सल्फाइड के अंदर ओजोन मिला देते हैं ना, तो ओजोन क्या करती है? इसको पूरा ऑक्सीडाइज कर देती है और किस में भेज देती है? सल्फेट में भेज देती है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है H2O2। H2O2 भी जो होता है ना, एक ऑक्सीकरण होता है और एक बढ़िया ऑक्सीकरण होता है, वो इसको पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा और किस में भेज देगा? सल्फेट में भेज देगा। ठीक है, इसके मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। पीबीएस जो होता है ना, वो काले रंग का होता है। पीबीएस जो होता है ये काला होता है, ठीक है। क्या होता है कि जब ना घरों में ऑयल पेंट कराया जाता है ना, ठीक है, तो बहुत समय के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जो ऑयल पेंट कराया जाता है दीवारों पे, तो वहां पे दीवारें कभी कभी क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। कई कई जगह से वहां पे काले काले दाग आ जाते हैं, ठीक है, काले काले स्पॉट आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? एक्चुअल में जो ऑयल पेंट होता है ना, उसमें लेड होता है, पीबी होता है, और हवा में क्या होता है? सल्फर होता है। हवा में थोड़ा बहुत सल्फर है, ठीक है, क्योंकि अपन गाड़ियां चला रहे हैं, उसमें पेट्रोल जल रहा है, तो पेट्रोल में थोड़ा सल्फर होता है, वो सल्फर उस प्रदूषण से निकल रहा है, साइलेंसर से निकल रहा है, तो हवा में आ रहा है। आप टायर जला रहे हो, ठीक है, टायर जो जलाए जा रहे हैं, टायर में भी सल्फर होता है। वल्केनाइज्ड रबर, वल्कीनीकृत रबर, पॉलीमर चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। वल्कीनीकृत रबर, वल्कीनीकृत जो रबर होता है ना, जो ये टायरों में काम आता है, ठीक है, उनके अंदर सल्फर होता है, उनके अंदर सल्फर की मिलावट होती है, सल्फर की क्रॉस लिंकिंग होती है। जो वल्कीनीकृत रबर होता है ना, वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है, पॉलीमर चैप्टर में आता है कि जो वल्केनाइज्ड रबर होता है, ठीक है, उसके अंदर सल्फर मिलाया जाता है, उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए, उस रबर को, उस टायर को थोड़ा हार्ड करने के लिए उसमें सल्फर मिलाते हैं, ठीक है। तो जो आप टायर जला रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि टायर के अंदर सल्फर है, तो वो सल्फर क्या आएगा? हवा में आएगा। जब टायर जलेगा तो उसके अंदर सल्फर है, तो फिर वो सल्फर भी जलेगा, तो सल्फर क्या आएगा? हवा में आएगा। तो जब सल्फर हवा में आएगा, तो फिर कहीं पे अगर ना ऑयल पेंट करा हुआ है, तो उसमें तो लेड है, तो लेड और सल्फर आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, और लेड और सल्फर आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं पीबीएस, ठीक है। तो कहीं पे अगर ऑयल पेंट करा जाता है ना, तो वहां पे पीबीएस बन जाता है, और पीबीएस जो होता है वो काला होता है, इसलिए ऑयल पेंट जगह जगह से क्या बढ़ जाता है? काला पड़ जाता है, ठीक है। तो अब क्या करें? तो एक काम करो, नया ऑयल पेंट करा दो, नया ऑयल पेंट करा दो, ठीक है। या तो अपन क्या करते हैं, घर पे अगर किसी घर पे ऑयल पेंट हो, तो क्या करते हैं कि मतलब कि मेरे घर पे तो नहीं है ऑयल पेंट, ठीक है, तो ये तो जैसे ये वाला पेंट है ना, ऐसे नॉर्मल पेंट ज्यादातर घरों में होता है, ऑयल पेंट बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो वहां पे तो घरों में क्या करते हैं, मैंने देखा है कि जहाँ पे ऑयल पेंट ही होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, काला ही पड़ जाता है ना, तो कपड़ा लेते हैं, पानी लेते हैं, घसीटते रहते, उससे साफ करते रहते, ठीक है, तो उससे वो काला दाग हटाते हैं, ठीक है। लेकिन वो मुश्किल से हटता है, क्योंकि पीबीएस है, पीबीएस पानी में तो घुलेगा नहीं। सल्फाइड, सब सन्नाटा ही था, सब मतलब सल्फाइड पानी में घुलते नहीं है, तो ये तो सल्फाइड है, तो ये तो पानी में घुलेगा नहीं। आप भले कितना पानी डालो, आप भले कितना डालो, ठीक है, ये घुलने वाला तो नहीं है। तो आप एक काम करो, 2-3 साल बाद के बाद वापस नया ऑयल पेंट करा देना। अक्सर लोग कराते भी 4 साल बाद, 5 साल बाद करा ही देते हैं, ये फिर दीवारें इतनी काली हो जाती है, साफ ही नहीं होती। लेकिन जो ऑयल पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग्स आती है ना, ठीक है, और ऑयल पेंटिंग भी तो होती है, तो जो आर्टिस्ट जो होते हैं पेंटिंग वाले, वो ऑयल पेंटिंग करते हैं, तो उस ऑयल पेंट में भी तो लेड है, तो फिर वो लेड भी तो सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, तो उस पेंटिंग में भी तो पीबीएस बनेगा।
तो उससे पेंटिंग क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। तो अब क्या किया जाए, ऑयल पेंट अगर काला पड़ जाए तो कोई बात नहीं, पानी डाल डाल के अपनी एनर्जी लगा लगा के घसीट घसीट के वो काला अपन हटा ही देंगे। ठीक है, काला दाग, ठीक है, जैसे वो काला दाग अपने मुंह पे लगा ऐसे मतलब कि साफ करते हैं, तो वो घसीट घसीट के साफ कर ही देते हैं। ठीक है, लेकिन ऑयल पेंटिंग में अगर काले दाग आ जाए तो फिर तो भाई बहुत लफड़ा है, उधर तो घसीटेंगे तो पूरी पेंटिंग ही खराब हो जाएगी। ठीक है, और फेंक भी नहीं सकते ऑयल पेंटिंग, तो भाई ऑयल पेंटिंग कितनी महंगी होती है, बहुत मेहनत से बनती है, बहुत महंगी होती है। तो क्या किया जाए, तो वहां पे वो जो आर्टिस्ट होता है ना, वो क्या करता है, H2O2 यूज करता है। वो क्या करते हैं, अपने साथ H2O2 रखते हैं। जहां पे मतलब कि वो काला दाग दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्या करेंगे, H2O2 की बूंदे डाल देंगे, H2O2 की बूंदे डाल देंगे। और H2O2 जो होता है ना, वो सल्फाइड को क्या करता है, पूरा ऑक्सीडाइज कर देता है, और उसको ऑक्सीडाइज करके किसमें भेज देता है, सल्फेट में भेज देता है। तो यहाँ पे जो PbS है ना, ये H2O2 उसको पूरा ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको किसमें भेज देगा, PbSO4 में भेज देगा। ठीक है, और PbSO4 जो होता है ना, ये व्हाइट होता है। ये क्या होता है, व्हाइट होता है। तो वो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ऑयल पेंटर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उधर ऊपर H2O2 की बूंदे डाल देते हैं, काली काली जहां पे जगह दिख रही है ना, जहां से ना पेंटिंग काली हो गई है, वहां पे H2O2 की बूंदे डाल देंगे। तो H2O2 क्या करेगा, उस PbS को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। इसमें सल्फाइड है, और H2O2 क्या करता है, सल्फाइड को पूरा ऑक्सीडाइज कर देता है, उसको किसमें भेज देगा, PbSO4 में। तो वो जगह क्या बन जाएगी, सफेद हो जाएगी। अब आप एक काम करो, ये जगह सफेद हो चुकी है, और सफेद में तो हम कोई भी रंग भर सकते हैं। तो अब आप अपने हिसाब से देख लो कि इस पेंटिंग को वापस पहले जैसा बनाना है, तो वहां पे कौन सा रंग भरना है, तो वो रंग भर दो, तो आपकी पेंटिंग वापस पहले जैसी रिकवर हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल बनता है IIT में कि ऑयल पेंटिंग अगर वापस रिकवर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं H2O2। ओके, लिख लो। सनमर्मर क्या ये जो पत्थर को सनमर्मर का, हाँ वो मार्बल का मतलब किसी, हाँ ताजमहल ब्लैक, उसमें ताजमहल बना हुआ है, हाँ थोड़ा ब्लैक, वो ब्लैक, वो पीला है, ब्लैक नहीं ना, पीला हो है, पीला हो है, वो तो वो पीला इसलिए हो रहा है एसिड रेन की वजह से, अम्ल वर्षा की वजह से, अम्लीय वर्षा, ये पढ़ा होगा ना 10वीं में, अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। और वैसे देखा जाए तो अम्लीय वर्षा भी किस वजह से हो रही है, हमारी वजह से, हमारी वजह से और किसी की वजह से। अम्लीय वर्षा भी किसी वजह से हो रही है, हमारी वजह से। प्रकृति को खराब करने वाले कौन है, इंसान ही था, और कौन है, हमें गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, एसी स्टार्ट, एसी अभी कहाँ, अभी तो प्रकृति के बारे में सोचो, प्रकृति के बारे में। एसी से पता है बहुत ज्यादा प्रकृति में नुकसान होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे तो ठंडा कर रही है, लेकिन पीछे इसके एग्जॉस्ट में जाओ कितनी गर्म हवा छोड़ती है, तो वो फैल रही है वातावरण में, तो इससे बर्फ पिघल रही है। ठीक है, हिमालय की, अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती जा रही है, तो उससे समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, और समुद्र का स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो फिर भूचाल, ठीक है, सुनामी, हाँ एक ऐसी थी, इस एक ऐसी से जाना है, ओके। रामनिवास का फोन चला रहे क्या, फोन दिखाओ तो तुम्हारा। ओके, ये समझ में आया, याद रहेगा, हाँ या ना, क्या याद रहेगा, अरे ये तो छोड़ो, ये तो बाकी बात है। सल्फाइड,
सल्फाइड जनरली ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाता है? कॉलोइडल सल्फर में जाता है। लेकिन अगर इसके सामने डबल ऑक्सीकरण ले लेंगे तो ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? सल्फेट बन जाएगा। हाँ या ना? यस सर। ओके। क्लियर? नेक्स्ट अगला हमारा अपचायक है KI माइनस एक अपचायक है। I माइनस एक अपचायक है। सामने वाला क्या करेगा? अपचय। खुद क्या करेगा? ऑक्सीकरण। अच्छा जब खुद ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? I2 बनता है। यहाँ पे I2 बनती है। ओके, तो I माइनस एक अपचायक है। सामने वाला क्या करता है? अपचय। खुद क्या करेगा? ऑक्सीकरण। और खुद जाएगा I2 में। यहाँ पे I2 बनेगी। I2 कैसी होती है? I2 कैसी गैस है? I2 का रंग कैसा है? पता है किसी को रंग I2 का? अच्छा नेट पे देख रहे हो? ऐसे तो ऐसे बताओ। बैंगनी। अरे वाह क्या बात है। I2 का बैंगनी रंग होता है। I2 का बैंगनी रंग होता है। ठीक है, कैसे पता? पीछे अच्छा आप इसे आए ना जो तो I2 जो होता है ना बैंगनी होता है। आप सुनना छोटे छोटे यहाँ पे ध्यान दो, छोटे छोटे। तो I2 जो होता है, I2 की जो वाष्प होती है, I2 की जो वेपर्स होती है वो कैसी होती है? बैंगनी होती है। तो यहाँ पे अगर ना I माइनस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो फिर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? कौन सा रंग दिखेगा? यहाँ पे कौन सा रंग दिखेगा? बैंगनी दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैंगनी नहीं दिखता। यहाँ पे देखो I2 बन रही है तो बैंगनी रंग दिखना चाहिए, लेकिन बैंगनी नहीं दिखता। यहाँ पे आपको पीला भूरा रंग दिखता है, येलो ब्राउन रंग दिखता है। क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही आयना I माइनस ऑक्सीडाइज होकर I2 में जाता है, जैसे ही कुछ I2 बनती है ना, I माइनस उस पर अटैक कर देता है। बचा हुआ I माइनस उस पर अटैक कर देता है और अटैक करके क्या बना देता है? I3 माइनस ट्राई आयोडाइड। यहाँ पे ट्राई आयोडाइड बन जाता है I3 माइनस। ठीक है, कि जैसे है ना यहाँ पे I माइनस कुछ ऑक्सीडाइज होकर I2 में जाएगा, कुछ I2 बनेगी तो बचा हुआ I माइनस क्या कर देगा? उस पे अटैक कर देगा और बन जाएगा क्या? I3 माइनस। यहाँ पे ट्राई आयोडाइड बन जाता है। और ये ट्राई आयोडाइड जो होता है ना, ये काफी अच्छा होता है, काफी स्टेबल होता है। तो ये I माइनस फटाफट इस पे अटैक करके खूब ढेर सारा क्या बना देता है? I3 माइनस। ये रिएक्शन आगे ज्यादा आती है, पीछे बहुत कम जाती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो विलियन में जो होता है ना, वो I2 नहीं होती है। मुख्य रूप से यहाँ पे कौन होता है? I3 माइनस। और I3 माइनस जो होता है ना, वो येलो ब्राउन सॉल्यूशन होता है। I3 माइनस जो होता है वो येलो ब्राउन सॉल्यूशन होता है। अगर कम बनेगा तो येलो सॉल्यूशन आपको दिखेगा, और ज्यादा बनेगा तो ये ब्राउन सॉल्यूशन आपको दिखेगा। ठीक है, तो अगर ये कम बनेगा तो ये येलो होगा, अगर ज्यादा बनेगा तो ये ब्राउन होगा। लिखो उसमें वो लोग सलग नहीं होते I2 में सलग। हाँ यस 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 बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आया।
अब सुनिए एक बात, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है कि मतलब कि I माइनस जब है ना सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद ऑक्सीडाइज होता है और खुद ऑक्सीडाइज होकर किस में जाता है, I2 में जाता है, ठीक है। तो वहां पे I2 जैसे ही बनती है ना तो I माइनस क्या करता है, उस पे अटैक कर देता है और I माइनस उस पे अटैक करके क्या बना देता है, I3 माइनस। अब देखो IIT वाले इसका सवाल क्या बनाएंगे, IIT वाले इसका सवाल बनाएंगे कि जब यहाँ पे I माइनस जब ऑक्सीडाइज होके उत्पाद में जाएगा तो उत्पाद में जो आयोडीन का कंपाउंड बनेगा तो बताइए उसकी संकरण अवस्था क्या है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, आप वो बताइए। तो कुछ बच्चे यहाँ पे ये सोचने लग जाएंगे कि यहाँ पे तो उत्पाद में I2 बनेगी तो वो I2 की संकरण अवस्था बताने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे उत्पाद में I2 बनती है लेकिन वो I2 आगे खसक जाती है और फाइनली क्या बन जाता है, I3 माइनस बन जाता है। तो बेसिकली आपसे जो संकरण अवस्था पूछी जा रही है वो I3 माइनस की पूछी जा रही है। तो क्या होती है I3 माइनस की संकरण अवस्था, तो I3 माइनस की संकरण अवस्था होती है sp3d, ठीक है, इसकी संकरण अवस्था sp3d होती है। इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, ट्रायंगुलर बनने वाले तीनों तो रेखीय होते हैं और लॉन पे, हाँ रेखीय आकृति, लीनियर, इसकी आकृति रेखीय होगी। यहाँ पे दो तो हैं बॉन्ड पेयर, तीन तो हैं लोन पेयर, तो तीन यहाँ पे लोन पेयर है तो आयोडीन होगा बीच में, ठीक है, तीन लोन पेयर है तो वो चले जाएंगे इक्विटोरियल पे और बाकी बचे दो बॉन्ड तो वो दो बॉन्ड बन जाएंगे एक्सियल से। तो यहाँ पे तीनों के तीनों आयोडीन क्या है, एक ही लाइन में, तो इसकी आकृति कैसी है, लीनियर, इसकी रेखीय आकृति है, लीनियर आकृति है। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे उत्पाद में जो आयोडीन आपको मिलता है उसकी संकरण अवस्था क्या है, उसकी आकृति क्या है, ठीक है, और उसकी आकृति, उसकी संकरण अवस्था, ये बारे में पूछ लेंगे, समझे, लिखो। ओके, अब एक बात सुनो, एक काम की बात, ये I3 माइनस बनता कैसे है, ये I3 माइनस बना कैसे है, जैसे I माइनस होता है ना, ये क्या करता है, I2 पे अटैक कर देता है। कैसे अटैक करता है, I माइनस जो होता है ना वो अपना लोन पेयर इस I2 को डोनेट कर देता है और उससे क्या बनता है, I3 माइनस बनता है, ठीक है। तो ये I3 माइनस बनता कैसे कि जो I माइनस होता है वो अपना लोन पेयर इस I2 को डोनेट कर देता है। तो जैसे ही वो अपना लोन पेयर I2 को डोनेट करता है तो ये I माइनस उससे जुड़ जाएगा और उससे बन जाता है I3 माइनस, ठीक है। आपसे एग्जाम में सवाल पूछ लेंगे कि यहाँ पे जब I माइनस और I2 रिएक्शन करके I3 माइनस बनाते हैं तो बताओ इसमें कौन है लुईस बेस और कौन है लुईस एसिड। I माइनस अपना लोन पेयर दे रहा है और जो लोन पेयर देते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस। तो यहाँ पे I माइनस है लुईस बेस और I2 है यहाँ पे लुईस एसिड। तो I माइनस ने अपना लोन पेयर दिया, ठीक है, तो वो हो गया लुईस बेस और I2 उसके लोन पेयर को ले रहा है तो वो क्या हो गया, लुईस एसिड। तो ये एक लुईस एसिड और लुईस बेस अभिक्रिया। ओके, एक और सवाल पूछो, यहाँ पे जो I3 माइनस बनता है इसमें टोटल लोन पेयर कितने हैं, I3 माइनस के पास टोटल लोन पेयर कितने हैं, 9 लोन पेयर है। देखो ये जो लोन पेयर जो संकरण अवस्था से निकलते हैं ना ये तो केंद्र परमाणु के हैं कि केंद्र परमाणु के पास 3 है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपके पास टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल लोन पेयर 9 है। कैसे, देखो आपके पास I माइनस था
I माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 4 लोन पेयर, ठीक है। और सामने कौन है? I2। I2 के पास एनर्जी कोष्ठ में कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ये 7 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? साझेदारी सामने वाले के साथ। तो ऐसा होता है I2 और ऐसा होता है I माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे I माइनस जैसे I2 से जुड़ता है तो ये क्या करता है? अपना लोन पेयर, ये जो I माइनस होता है वो अपना लोन पेयर क्या करता है? I2 को डोनेट कर देता है, तो उससे I3 माइनस बनता है। अब देखो इस I3 माइनस में लोन पेयर टोटल कितने हैं? तो यहाँ पे टोटल लोन पेयर देखे जाए तो प्रत्येक यूनिट में कितने हैं? 3। इस पे भी 3, इस पे भी 3, इस पे भी 3। तो टोटल लोन पेयर यहाँ पे कितने हैं? 9 लोन पेयर। आई बात समझ में? ये 2018 का मेंस का पहला सवाल है। 2018 मेंस का पहला सवाल कि I3 माइनस में टोटल लोन पेयर कितने होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे 3 बता के आ गए। वो 3 तो संकरण अवस्था से आते हैं जो केंद्र परमाणु के होते हैं। जो आप ना संकरण अवस्था से जो लोन पेयर निकालते हो ना, वो टोटल नहीं होते हैं, वो तो केंद्र परमाणु के होते हैं। आपसे तो टोटल मॉलिक्यूल में पूछा जाए तो टोटल मॉलिक्यूल में यहाँ पे कितने हैं? 9। समझे? लेकिन ओके डन। अब देखो, अब इसमें और बात बताता हूं। अब हम पढ़ तो क्या रहे? अब हम पढ़ तो रहे कि I माइनस एक अपचयक होता है जो सामने वाले को अपचयित करता है और खुद होता है ऑक्सीकरण। हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो बातें छुपी भी हैं और वो भी देखते जा रहे हैं साथ में कि जैसे है ना I माइनस है ना ऑक्सीकरण होकर I2 में जाता है, वहां पे I2 बनता तो है लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि जैसे I2 बनेगा I माइनस क्या करेगा? उस पर अटैक कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा? I3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे I3 माइनस बन जाता है। और I3 माइनस कैसा होता है? येलो ब्राउन होता है। अगर कम बनेगा तो येलो, ज्यादा बनेगा तो ब्राउन होगा। ठीक है, I3 माइनस की अगर संकरण अवस्था देखी जाए तो sp3d है, उसकी आकृति देखी जाए तो लीनियर है। ठीक है, और टोटल इसके पास लोन पेयर देखे जाए तो 9 है। और I3 माइनस बनना कैसे कि I माइनस ने अपने लोन पेयर दे दिए I2 को, तो उससे I3 माइनस बना। तो यहाँ पे I माइनस अपना लोन पेयर दे रहा है, तो I माइनस क्या हो गया? लुईस बेस। और I2 उसके लोन पेयर को ले रहा है, तो वो क्या हो गया? लुईस एसिड। आया समझ में? याद रहेगा? ठीक है। अब और खतरनाक बात सुनो, ये बताइए, ये बातें एनसीईआरटी में दे रखी है, ये पता है आपको? ये एनसीईआरटी में दे रखी है रिडॉक्स चैप्टर में, रिडॉक्स चैप्टर जिसको बच्चे भाव ही नहीं देते, जिसको पूछते ही नहीं। कभी पढ़ी एनसीईआरटी बोल के? सुनना, अब एक बात सुनो, I2 अगर अपन ना I2 कहीं पे बन नहीं रहा है, I2 कहीं पे बन नहीं रहा है, I2 ऐसे ही लैब में अगर पड़ा होता है तो वो कैसा होता है? उसकी अवस्था कैसी होती है? I2 की अवस्था कैसी है? ठोस है, F2 गैस है, Cl2 गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, और I2 क्या है? ठोस है। I2 की जो अवस्था होती है ना वो ठोस अवस्था होती है।
अगर आप आयोडीन के ठोस को अगर आप पानी में मिला दो ना, आयोडीन के ठोस को अगर आप पानी में मिला दो ना, तो ये पानी में जब जाता है ना तो पानी में बहुत कम घुलता है। इसकी पानी में जो विलेयता होती है ना वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद वहां पे क्या आ जाता है, साम्य आ जाता है। तो आयोडीन का जो ठोस होता है, आयोडीन का जो ठोस होता है वो पानी में बहुत कम घुलता है। सॉलिड आयोडीन जो होता है ना वो पानी में बहुत कम घुलता है, ठीक है। थोड़ा सा ही घुलेगा और कुछ समय के बाद वहां पे क्या आ जाता है, साम्य आ जाता है, ठीक है। ज्यादातर जो आयोडीन होता है ना वो ठोस अवस्था में पड़ा रहेगा, थोड़ा सा I2 जो होगा ना वो जल के अंदर घुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो I2 तो बहुत कम घुल रहा है, I2 तो पानी में बहुत कम घुल रहा है। तो अगर इसकी पानी में अगर विलेयता बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएं? अगर इसको ज्यादा घोलना है तो कैसे घोलें? तो एनसीईआरटी ने लिखा है कि अगर आप सॉलिड आयोडीन को अगर घोलना चाहते हैं ना अच्छा खासा, तो आप एक काम करो, उस जल के अंदर KI मिला दो, उस जल के अंदर KI मिला दो। जैसे ही आप KI मिला दोगे ना तो इसकी सॉलिडिटी बढ़ जाएगी, ये सॉलिड आयोडीन अच्छा खासा घुलने लग जाएगा, खूब घुलने लग जाएगा। ये सॉलिड जो होगा ना इसमें घुलनशील हो जाएगा। कैसे? जैसे ही आप KI मिलाओगे तो उससे कौन आएगा, I- आएगा, ठीक है। और वो I- क्या करेगा, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत I2 पड़ा है उस पर अटैक कर देगा, और अटैक करके इससे क्या बना देगा, I3-। और ये जो साम्य होता है ये खूब I3- की तरफ स्थापित होगा, तो जिससे इस आयोडीन की सांद्रता यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ये कम हो जाएगी तो ली चैटुलेट के सिद्धांत के अनुसार ये रिएक्शन और आगे आएगी, तो ये सॉलिड आयोडीन और घुलेगा, तो ये और घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा। इस तरीके से सॉलिड आयोडीन की विलेयता क्या हो जाएगी, पानी में बढ़ जाएगी, ये अधिक घुलने लग जाएगा। आया समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सॉलिड आयोडीन जो होता है वो जल में बहुत कम घुलता है, बहुत कम घुलनशील है। तो अगर इसकी विलेयता अगर जल में बढ़ानी है तो क्या करें, आप उसमें KI मिला दो, ठीक है। KI मिलाने से उसकी विलेयता बढ़ जाएगी, क्योंकि KI क्या करेगा, यहाँ पे जो एक्वस I2 है ना उस पर अटैक करके I3- बना देगा। तो ये I2 आगे चला गया तो इसकी सांद्रता कम हो गई, तो ली चैटुलेट के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन और आगे आएगी, और आगे आएगी, और आगे आएगी, तो ये और घुलने लग जाएगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, खतरनाक बात है, लिख लो। ओके डन, ठीक है, याद रहेगा। तो ये अपनी रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट हो गई कंप्लीट पूरी। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं समझ में आ गए? अब देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब इसका फायदा देखो, क्या फायदा है। जैसे
MnO4 माइनस के अंदर हमने मिला दिया ऑक्सलेट, MnO4 माइनस के अंदर हमने मिला दिया ऑक्सलेट और यहाँ पे अम्लीय माध्यम है, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा, आपसे आईआईटी वाले ये पूछ लेंगे। चलो बताओ तो आप कोशिश करो। Mn+2 और CO2 बिल्कुल बढ़िया। देखो MnO4 माइनस क्या है, एक ऑक्सीकारक है, सामने वाला को कर देगा ऑक्सीकारक, खुद होगा अपचयित, और अम्लीय माध्यम है तो अम्लीय माध्यम में खुद अपचयित होकर किसमें जाएगा, Mn+2 में, और ऑक्सलेट होकर किसमें जाता है, CO2 में। तो यहाँ पे क्या बचेगी, CO2। आया समझ में, ठीक है। हमने जैसे MnO4 माइनस के अंदर मिला दिया SO3 माइनस अम्लीय माध्यम में, क्या होगा, तो MnO4 माइनस एक ऑक्सीकारक है, इसको कर देगा ऑक्सीकारक, खुद होगा अपचयित, अम्लीय माध्यम में तो खुद अपचयित होकर किसमें जाएगा, Mn+2 में, ठीक है। और SO3 माइनस ये ऑक्सीडाइज होगा और ये ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाएगा, SO4 माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। आया समझ में, ठीक है। हमने Cr2O7 के अंदर मिला दिया Hn+2, क्या होगा, तो ये डाइक्रोमेट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको कर देगा ऑक्सीडाइज और इसको ऑक्सीडाइज करके भेज देगा किसमें, Tin+4 में, ठीक है। और ये खुद अपचयित होगा, और डाइक्रोमेट जब भी अपचयित होता है तो किसमें जाता है, Cr+3 में। नहीं, डाइक्रोमेट जब भी अपचयित होता है क्रोमियम+6 जब भी अपचयित होगा तो अपचयित होकर किसमें जाता है, Cr+3 में, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। पहले सॉल्यूशन कैसा था, ऑरेंज। डाइक्रोमेट कैसे होते हैं, ऑरेंज, और जैसे ही अपचयित होगा तो Cr+3 बनेगा, और Cr+3 क्या होता है, ग्रीन। आया समझ में, जैसे हमारे पास MnO4 माइनस है, ठीक है, उसके अंदर हमने मिला दिया सल्फाइड बेसिक मीडियम में, यहाँ पे हमने मिला दिया बेसिक मीडियम में, तो MnO4 माइनस एक ऑक्सीकारक है, सामने वाले को करेगा ऑक्सीकारक, खुद होगा अपचयित, सारी माध्यम है तो सारी माध्यम में ये अपचयित होकर जाता है MnO2 में, ठीक है। तो यहाँ पे MnO2 बनेगा, ओके। और सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर किसमें जाएगा, तो सल्फाइड जनरली ऑक्सीडाइज होकर जाता है सल्फर में, कोलोइडल सल्फर में, तो यहाँ पे बन जाएगा कोलोइडल सल्फर बन जाएगा। आया समझ में, यस सर, ठीक है। अब आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, यस सर। अब बस उत्पाद हमें पता चल गया। अब है ना, कभी कभी रिएक्शन की बैलेंसिंग पूछ लेते हैं तो बैलेंसिंग तो हम कर ही लेंगे, बैलेंसिंग तो हमें आती है ना, कि रिडॉक्स बैलेंसिंग कभी सिखाई होगी, ठीक है। तो बैलेंसिंग सिखा के रखिए। अब देखो आज रिएक्शन भी सिखा दी, रिएक्शन सोचना बता दिया, लेकिन उसके लिए ये सारे पॉइंट्स, ये सारे ऑक्सीकरण, सारे अपचय क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। लिख लो। रिड्यूसिंग एजेंट सर मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, नहीं, कौन सा लास्ट वाला रिएक्शन, पर्पल ऑक्सीकार्बन नहीं 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 नहीं, अना सल्फाइड जो होता है वो केवल दो केस में सल्फेट में जाता है, एक H2O2 और एक ओजोन, H2O2 और ओजोन के केस में। वो थी यहाँ पे लिख दिया होता वैसे, अगर यहाँ पे नहीं, ये तो माध्यम है, ये तो सारी माध्यम है, ठीक है। अगर यहाँ पे MnO4 माइनस की वजह में ओजोन ले लो ना, तो ओजोन के केस में ये सल्फेट में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की जो लिस्ट मिली, क्या शीट मिली,
उसको कर लेना, कल डिस्कस करेंगे। यस सर। अब देखो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो दोनों की तरह काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ठीक है। अरे एम्फोटेरिक एसिड बेस में आता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो दोनों की तरह काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। उसमें कौन है सबसे फेमस, जो ऑक्सीकरक भी है और अपचायक भी है। एक फेमस चीज है बहुत केमिस्ट्री में, H2O2। H2O2 H2O2 जो होता है ना, इसके पास दोनों गुण हैं, ये एक ऑक्सीकरक भी है और ये एक अपचायक भी है, ठीक है। जब भी ये ना ऑक्सीकरक की तरह काम करेगा ना, तो सामने वाले को करेगा ऑक्सीकरक और खुद होगा अपचयित, और जब ये खुद अपचयित होता है ना, तो ये अपचयित होकर जाता है किसमें, H2O में। ये पहले ऑक्सीजन -1 में था, अब ये ऑक्सीजन अपचयित होकर किसमें चला जाएगा, -2 में। तो अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करोगे ना, तो सामने वाले को करोगे ऑक्सीडाइज और खुद होगे रिड्यूस, और ये खुद रिड्यूस होकर किसमें जाता है, H2O में जाता है, -2 में जाता है, ओके। H2O2 एक अपचयक की तरह भी काम करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो क्या करेगा, सामने वाले को करेगा रिड्यूस और खुद होगा ऑक्सीडाइज, और जिस समय ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है O2 में, तो यहाँ पे क्या बनती है, O2 बनती है, ओके। तो H2O2 के पास दोनों गुण हैं, एक ऑक्सीकरक का भी गुण है, एक अपचयक का भी गुण है। जब ये सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा तो खुद अपचयित होकर किसमें जाएगा, H2O में जाएगा, -2 में जाएगा, ठीक है। और जब ये अपचयक की तरह काम करेगा तो सामने वाले को अपचयित करेगा तो खुद ऑक्सीकृत होकर किसमें जाएगा, O2 में जाएगा, 0 में जाएगा, ओके। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इसके पास दोनों गुण हैं, तो कब कौन सा गुण काम करेगा, कब ये ऑक्सीकरण की तरह काम करेगा, कब ये अपचयक की तरह काम करेगा, तो वो निर्भर करता है कि इसके सामने कौन है, माहौल कैसा है, इसके सामने कौन है। अगर इसके सामने जो चीज है, इसके सामने जो कंपाउंड है, वो इससे भी ज्यादा प्रबल ऑक्सीकरण है, वो इससे भी ज्यादा प्रबल ऑक्सीकरण है, तो उस केस में इसको क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीकृत होना पड़ेगा, और ये किसमें जाएगा, O2 में, और ये सामने वाले को क्या करेगा, अपचयित करेगा। तो अगर इसके सामने जो कंपाउंड ले रखा है, उसकी जो ऑक्सीकरण क्षमता है, उसका जो ऑक्सीकरण गुण है, वो इससे भी ज्यादा है, तो वो सामने वाली चीज क्या करेगी, इसको कर देगी ऑक्सीकरण, और ये ऑक्सीकृत होगा तो किसमें चला जाएगा, O2 में। लेकिन इसके सामने जो कंपाउंड ले रखा है, वो इससे दुर्बल ऑक्सीकरण है, जिसके सामने जो यौगिक है वो इससे दुर्बल है, तो फिर उस केस में क्या करेगा, ये खुद सामने वाले को करेगा ऑक्सीकरण और खुद होगा अपचयित, और खुद अपचयित होकर किसमें जाएगा, H2O में जाएगा। आया समझ में, तो ये ध्यान रखना, लिख लो। ओके डन। फिर नेक्स्ट अगला है NO2 माइनस। एक और H2O2 बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। NO2 माइनस भी कभी कभी आ जाता है कि NO2 माइनस के पास भी दोनों गुण रहते हैं, ये भी एक ऑक्सीकरण है और ये भी एक अपचायक है। जब ये ना ऑक्सीकरण की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, सामने वाले को करता है ऑक्सीडाइज और खुद होता है रिड्यूस, और खुद रिड्यूस होकर जाता है NO में जाता है, ठीक है।
और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो सामने वाला को करता है रिड्यूस एंड खुद होता है ऑक्सीडाइज, और खुद ये +3 से ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है किसमें, +5 में, और क्या बन जाता है, नाइट्रेट बन जाता है। ओके, तो इसके पास भी दोनों गुण है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो सामने वाला को करेगा ऑक्सीडाइज एंड खुद होगा रिड्यूस, और खुद रिड्यूस होकर जाता है +3 से +2 में। और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो सामने वाले को करेगा रिड्यूस एंड खुद होगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाता है, +5 में। लिख लो। समझ गए? Yes, sir. तो ये दो ध्यान रखना। फिर अब एक आखिरी बात, इन लिस्ट के अंदर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सामने है या कोई सामने नहीं है, वो खुद के साथ ही रिडॉक्सिनेशन कर लेते हैं, खुद को ही ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद को ही रिड्यूस कर देंगे। जैसे केमनोफोर एक ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकारक, लेकिन ये ऑक्सीकारक की तरह कब काम करेगा, जब सामने कोई आएगा तब उसको लूटेगा ना, जब सामने आएगा तब खुद उसको लूटेगा, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसको कर देगा ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएगा रिड्यूस, ठीक है। K2Cr27 एक ऑक्सीकारक है ऑक्सीकारक, तो कब ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, जब सामने कोई होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, खुद हो जाएगा अपचेत और सामने वाले को कर देगा ऑक्सीजन। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं सामने कोई हो या ना हो, खुद को ही लूट ले, खुद को ही पहले लूट लेंगे और खुद को ही इलेक्ट्रॉन दे देंगे, खुद को ही लूट के और खुद को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, बिन पहनते के लोटे, बिन पहनते के लोटे, मतलब ये ना, अच्छा नहीं, बिन पहनते के लोटे तो ये है, बिन पहनते के लोटे ये है, कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो कभी रिड्यूसिंग एजेंट, वो नहीं है, वो मतलब कि सामने कोई हो या ना हो, ठीक है, तो खुद को ही क्या कर देंगे, खुद को ही राजी करने के लिए कि हम ऑक्सीकारक हैं, ठीक है, तो खुद से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, खुद के कुछ दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे खुद जैसे ही, और खुद को ही अपचेत कर देंगे। और वो कौन है, ऐसे रिएक्शन हम क्या कहते हैं, जो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाए और खुद ही रिड्यूस हो जाए, हाँ, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, खुद का ही ऑक्सीकरण और खुद का ही अपचयन, खुद को ही ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद को ही रिड्यूस कर देते हैं। और वो कौन है, तो वो 5 बहुत फेमस लोग हैं, 5 फेमस हैं, कौन, SP ऑफ CBI, disproportionate in basic medium, SP of CBI disproportionate in basic medium। तो वो जो SP वाले लोग होते हैं और CBI वाले लोग होते हैं ना, ये खुद को ही क्या कर देते हैं, लूट लेते हैं और फिर खुद की जांच लगवाते हैं, ठीक है, खुद की इंक्वायरी करवाते हैं कि किसने लूटा किसने लूटा। तो S मतलब एसिड, ठीक है, SP मतलब सुपरिटेंडेंट पुलिस नहीं है, SP मतलब S मतलब सल्फर, P मतलब फास्फोरस, ठीक है, ओके, C मतलब क्लोरीन, B मतलब ब्रोमीन और I मतलब आयोडीन। भाई इधर CBI के लोग अलग हैं, ठीक है, इधर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और SP मतलब सल्फर और फास्फोरस, ठीक है।
अगर आप सल्फर को बेसिक मीडियम में डाल दो तो बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है, खुद को ही ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को ही रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस होकर तो जाता है S-2 में और ऑक्सीडाइज होकर जाता है H2O3-2 में, ठीक है। तो देखो पहले 0 में था, रिड्यूस होकर गया -2 में और ऑक्सीडाइज होकर गया +2 में, तो खुद का ही ऑक्सीकरण और खुद का ही अपचय हो गया ना, डिसप्रोपोर्शनेशन। और देखो अभी लिखो मत, फास्फोरस को भी अगर आप बेसिक मीडियम में डाल दोगे ना तो ये क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, रिड्यूस होकर तो जाता है PS3 में और ऑक्सीडाइज होकर जाता है H3PO2, ठीक है। अब H3PO2 जो है ना वो एक एसिड है और यहाँ पे माध्यम कैसा है, बेसिक है, तो इसलिए जैसे ही बनता है ना तो ये बेसिक माध्यम में क्या करता है, अपना H+ लॉस कर देता है, तो फाइनली इसका हमें क्या मिलता है, एनाइन मिलता है H2PO2-। तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलता है, PS3 और H2PO2-। तो पहले ये था 0 में, तो अपचय होकर चला गया -3 में और ऑक्सीडेट होकर चला जाता है +1 में, हो गया ना डिसप्रोपोर्शनेशन। ओके यस सर। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी क्या होता है, बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं और इन तीनों का डिसप्रोपोर्शनेशन एक जैसा है। इनको मैं X2 से लिखता हूं। अगर आपने इनको डाइल्यूट और कोल्ड अगर बेसिक मीडियम में डाला है, अगर आपने हेलोजन को, क्लोरीन को या ब्रोमीन को या आयोडीन को आपने कोल्ड और डाइल्यूट बेसिक मीडियम में डाला है तो उसमें ये डिसप्रोपोर्शनेट होकर बनाते हैं X- और XO-, ठीक है। अगर आपने इनको हॉट एंड कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में डाला है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में डाला है, तो उस केस में ये डिसप्रोपोर्शनेट होकर बनाएंगे X- एंड +XO3-। ओके, तो अगर आपने ना X2 को, X2 मतलब यहाँ पे Cl2, Br2, I2, अगर आपने इनको बेसिक मीडियम में डाला है तो ये बेसिक मीडियम में डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में किस तरीके से डिसप्रोपोर्शनेट होंगे वो डिपेंड करता है कि बेसिक मीडियम भी कैसा है। अगर वो कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो बनेगा X- XO-, अपचय होकर जाएंगे -1 में और ऑक्सीडेट होकर चले जाएंगे +1 में। अगर हॉट और कंसंट्रेटेड है तो अपचय तो -1 में ही जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीकरण जो होगा ना वो और आगे हो जाएगा, +1 से भी आगे हो जाएगा और ऑक्सीकरण होकर किसमें चले जाते हैं, +5 में। ओके, ठीक है। और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने 12वीं बोर्ड के लिए रटी होगी। फाइनली वो बात है कि उस पर कुछ अमल नहीं हो पाया, बोर्ड ही कैंसिल हो गया। ओके, लेकिन जब बोर्ड का जब था कि बोर्ड होने वाले हैं तो उसके लिए आपने रटी होगी शायद, कि याद करो रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, यहाँ पे लिखता हूँ कि Cl2 को हमने डाल दिया, एनसीईआरटी में लिखी हुई है, Cl2 को आपने डाल दिया कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH में। तो अगर आप Cl2 को अगर कोल्ड और डाइल्यूट NaOH में मिलाते हो तो क्या बनता है, NaCl और NaOCl, ठीक है। और अगर आपने इसको हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH में मिलाया है तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है NaCl प्लस NaClO3। कुछ याद आया, एनसीईआरटी में ऐसा था कि नहीं था, नहीं है यार, कोई बात नहीं, इस बार अपन तो पढ़ेंगे पी ब्लॉक, ठीक है, तो उसमें याद आ जाएगा, ऐसे दे देगा। आता समझ में, ये वही चीज है, बस वहां पे -1 था, यहाँ पे -1 को संतुलित करने के लिए कौन हो गया, Na+, लिख लो।
कहाँ पे? कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, ये NaOH है। याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप ये चीजें? कर रहे हो? पक्का कर लो याद। ये एज इट इज आएगा, एज इट इज, कुछ नहीं बदलेंगे, ठीक है? कुछ भी नहीं बदलेंगे। जैसे लिखा है ना, ये मैंने s - 2 + s2 - 2 ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है? पूरी पिक्चर बना दो, ठीक है? जैसे मूवी देखते हो ना, कैसे पूरी हम लोग इमेजिंग कर लेते हो, वैसा पूरा धारण कर लो, ठीक है? खून भी डाल दो, ठीक है? कि खून अगर किसी आप से नस भी काटे ना, तो खून चाहिए, s - 2 और s2 पिक्चर निकले, उनकी इमेज निकले। अरे सब जगह आता है, बोर्ड में आता है, मेंस में आता है, एडवांस में आता है, सब जगह आता है। हाँ, मेंस में आता है। राम निवास, कहाँ पे है निवास? कहाँ पे? यहाँ पे ही निवास। ओके, ठीक है? क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके, चलिए तो आप ब्रेक ले लीजिए, ठीक है? अभी आज मुझे थोड़ा समय लग सकता है कि कुछ बच्चों ने डाउट्स के लिए टाइम लिया था मुझे अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा, आ जाऊंगा, ठीक है? टाइम पे ही स्टार्ट करूंगा ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी अगर 5-10 मिनट लेट हो जाए तो आप ना बैठ के क्वेश्चन ही कर लो, ठीक है? ओके, पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है? ऐसे टेंशन मत करो, आ जाऊंगा, ठीक है? और कुछ? ठीक है, चलिए तो आप आपस में क्वेश्चन ये डिस्कस ही करो, ठीक है? मैं आता हूँ अभी और फिर अपन करते हैं ऑर्गेनिक। कल पढ़ लेते सॉल्वेंट, आज बताऊंगा सॉल्वेंट का रोल, ठीक है? हाँ, किताब, आज किताब में देखिए खतरनाक सारणी दे रखी है, ठीक है? एक खतरनाक सारणी दे रखी है 10.2, ठीक है? 10.2 या 10.4 की सारणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के हिसाब से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो